नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करते हैं कफज योनि व्यापक के बारे में। जैसे कि आज का हमारा ये इस योनि व्यापक सीरीज का तीसरा सत्र है। पहले दो सत्रों में हमने वातज पित्तज योनि व्यापक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किस नाम से हम लोग इसको बुलाएं या इसको क्या माना जाता है, इसके ऊपर भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। कुछ केसेस भी मैंने प्रेजेंट किए थे। आज हम लोग चर्चा करते हैं कफज योनि व्यापक के बारे में। कफज योनि व्यापक बहुत ही मुझे लगता है कॉमन सा एक डिसीज है जो बहुत सारे रुग्ण हमारे पास कफज योनि व्यापक को लेकर आते हैं। तो कफज योनि व्यापक है क्या? योनि व्यापक कफज के बारे में चर्चा करते हुए इसको कई बारी श्वेत प्रदर या कफज अश्रुदर के साथ भी जोड़ा गया है। कफज योनि व्यापक में कफ प्रकोपक आहार विहार के कारण जो भी स्त्री कफ प्रकोपक आहार विहार का अधिक मात्रा में सेवन करती है। अभी कफ प्रकोपक आहार विहार क्या हो गया? कफ प्रकोपक आहार यानी हम जैसे कि रोज हम लोग कभी ना कभी एक बार, मुझे लगता है हर सेशन में ये चर्चा होती है, मिष्टान्न सेवन, पिष्ट में पदार्थ, पिष्टान्न ये एक आयुर्वेद में बड़ा ही हेतु माना गया है। पिष्टान्न यानी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना, जिसमें अधिक मुझे लगता है आजकल के पोटैटोज आ गए या फिर शुगरी प्रोडक्ट्स आ गए, फिर केक आ गया, सभी जो भी बेकरी के आइटम आ गए उन सभी में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। और दिन में कई ना कई बार, एक समय नहीं 2 से 3 समय तक, तो लाइक कभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हो गया, कभी इवनिंग स्नैक्स के रूप में हो गया, हमारे घर में ऐसे फलों सभी आइटम्स को लाया भी जाता है और हम लोग इसको खाते भी है। तो इस प्रकार से कफ प्रकोपक आहार विहार यानी मधुर, आम्ल, लवण, फिर सभी नमकीन आ गए, इसमें साल्टी फूड मटेरियल आ गया, सभी कुछ जो भी हमारे यहाँ पर आचार्य बताते हैं, इन सभी प्रकार के हेतुओं का, खासकर जो मैं बता रही हूँ पिष्टमय पदार्थों का, या फिर गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, आज हम लोग हर आइटम बनाते हैं तो उसमें भरपूर मात्रा में मतलब ब्रेड में बटर लगाकर खाना हो गया, पिज्जा बनाना है, रोटी में भी घी खाइए आप, घी खाने का भी तरीका होता है, बट अधिक मात्रा में बटर या फिर लाइक चीज, इसका बहुत मतलब बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज है। आप कोई भी व्यंजन में देखिए इसका प्रमाण मिलता ही मिलता है। बाहर के भी सारे आइटम्स में ये खाना होता ही है। मधुर, फिर स्थिर, पिच्छिल सभी गुणों के कारण जब इन सभी प्रकार के आहार का सेवन किया जाता है तो मधुर, आम्ल, लवण रस के कारण कफदोष का प्रकोप होता है। इसकी संप्राप्ति के बारे में सोचेंगे, जैसे निदान हमने देख लिए, तो वाइटिएशन ऑफ द कफदोषा न वातात दुते योनि संपूरित, यानी योनि दोष में वात दोष तो जरूर होगा। तो केवल कफ का दोष ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ पर वात भी दुष्ट होगा। वात कफ दोष के दुष्टि के कारण कफ का संचय होने लगता है, कफ संचित होता है और जिसके कारण प्रकोप अवस्था में वो चला जाता है, संचय प्रकोप, और फिर बाद में प्रसर होगा उसका। अब ये बड़ा हुआ कफ दोष जाकर एक जेनिटल ऑर्गन्स में या आर्तव स्रोतस में बैठ जाएगा, जिसके कारण वहां पर कफ बैठ गया है। देखिए मानो आर्तव स्रोतस को कफ ने अवरुद्ध कर लिया है, जिसके चलते आर्तव स्रोतस में कफ का संचय हुआ, यानी आम बना, क्लेद बना। तो जो भी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आएगा तो उसमें कफ के लक्षण मिलेंगे। स्त्री के योनि में इस प्रकार के कफ के संचय के कारण कंडू, पिच्छिलता, एक प्रकार का सिक्रेशन, ऐसे सारे लक्षण वहां पर मिलने लगते हैं। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं कफज योनि व्यापक। तो इसमें दोष है वात और कफ। दुष्य, वात दोष यहाँ पर अस्थि के साथ आश्रय होता है, कफदोष के आश्रय से भाव है रस, रक्त और मांस। तो यहाँ पर दुष्य हो गए रस, रक्त और मांस। जैसे कि कफ दोष का मांस से क्लोज रिलेशन है, कफ जब भी बढ़ता है तब मांस धातु बढ़ता है, इसीलिए कफ प्रकृति के व्यक्ति में मांस धातु की अधिकता भी पाई जाती है। स्त्रोतस कौन से दुष्ट होंगे? रसव स्त्रोतस, आर्तव स्त्रोतस और रक्तव स्त्रोतस। इसमें जो दुष्टि का एक आयुर्वेद में अति प्रवृत्ति, संग वगैरह जो बताई, इसमें अति प्रवृत्ति होगी क्योंकि कफदोष अधिक मात्रा में जमा हुआ है, अधिक प्रकार से प्रकोपित हुआ है। अधिष्ठान हो गया योनि, रोग मार्ग, अभ्यंतर रोग मार्ग, और इस प्रकार से योनि मार्ग या गर्भाशय में ही ये लक्षण हमें मिलते हैं। आचार्य चरक ने इसको श्लेष्मज योनि व्यापक बताया है, आचार्य वाग्भट ने भी इसको श्लेष्मज बताया है, आचार्य सुश्रुत
इसमें जो कफ के प्रकोप के कारण सारे जो प्रकार बताते हैं, इसमें उन्होंने श्लेष्मच या फिर अत्यानंदा, अतिचरना, अचरना और कर्णिनी, इन सभी को कफज प्रकार के ही इसमें क्लासिफाई किया है। तो इसमें लक्षणों को भी आचार्यों ने इसी प्रकार से बताया। काफी सारे लक्षण चरक के, सुश्रुत के, वाग्भट के, माधव निदान के या भाव प्रकाश के काफी मिलते जुलते हैं। सभी आचार्यों ने सबसे पहला लक्षण जो बताया है वो है योनि पिच्छिलता, यानी एक प्रकार से योनि में चिकट स्त्राव। वैसे भी देखिए वजाइनल सिक्रेशंस की या योनि के स्त्रावों की बात करेंगे तो ये बड़ा ही एक विषय है, इसके ऊपर हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। वजाइनल सिक्रेशंस आर वैरायटी ऑफ, they may be during the puberty age, vaginal secretions बढ़ जाते हैं मेंस्ट्रुएशन के पहले, मेंस्ट्रुएशन के बाद में। इसके कारण कफज आहार विहार या अधिक रस धातु प्रधान द्रवगुण चिकट पिच्छिल आहार विहार का सेवन करना, जैसे अभी हमने देखा कफ प्रकोप के कारण भी। फिर इसका सेवन या जैसे कि कुछ मानसिक हेतुओं के चलते अति चिंता, सेक्सुअल डिजायर के कारण भी योनि का स्त्राव होता है। योनि का स्त्राव नॉर्मल होना ये योनि के संरक्षण के लिए ठीक होता है। थोड़ा नॉर्मल मात्रा में सिक्रेशंस होते रहना ये तो नॉर्मल ही है, फिजियोलॉजी ही है, क्योंकि वो सिक्रेशंस होने से ही योनि में एक प्रकार का मॉइस्चर मेंटेन किया जाता है, जो कि वहां के सभी प्रकार के जो कार्य वहां पे चलते हैं वजाइनल एरिया में, इसके लिए ये जरूरी भी होता है। बट अगर ये पिच्छिलता अधिक बढ़ जाए, इसमें बदबू आने लगे, ये निरंतर ये बहाव चालू रहे, तो इसको हमें विकृत समझना चाहिए। ये योनि स्त्राव ही जाकर जो अलग अलग रंगों के भी होते हैं, समटाइम्स इट में भी येलोइश टाइप का, प्यूरुलेंट टाइप का, कर्डी टाइप का डिस्चार्ज होता है, तो वहां पर हमें पैप स्मेयर करना पड़ता है। योनि स्त्राव विशिष्ट एज में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे प्यूबर्टी के एज में होना, मेंस्ट्रुएशन के पहले होना, मेंस्ट्रुएशन के बाद होना, सेक्सुअल डिजायर के कारण होना, चिंता से होना, हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते होना, ये नॉर्मल है। ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार ल्यूकोरिया होता है, एनीमिया में भी ल्यूकोरिया होता है, तो इसके चलते भी, या आलस्य के कारण या हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करने न करने के कारण भी थोड़ा सिक्रेशन होना, ये भी सामान्य स्थिति बताई जाती है। बट अगर पेशेंट मेनोपॉजल एज में है और उसमें सिक्रेशंस बढ़ गए हैं, पिच्छिलता है, डिस्चार्ज है, कई बार बदबू भी आ रही है, तो जाकर हमें वहां पर चिंता की बात होगी, या वहां पर हमें जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने होंगे, वहां पर हमें पैप्समियर वगैरह के जैसे टेस्ट कराने होंगे, जो कि निश्चित रूप से मेनोपॉजल एज की रिक्वायरमेंट भी। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। पिच्छिलता, फिर शीतलता, यानी एक प्रकार से कुछ वहां पर ठंडापन भी लगेगा। शीतलता ये भी एक नॉर्मल लक्षण है, क्योंकि कफदोष का गुण शीत बताया है, ये सभी आचार्यों ने बताया है। शीतलता, फिर कंडू, बहुत कॉमन लक्षण है। कफ, शरीर में जब भी कफदोष बढ़ जाता है, कंडू आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंडू। फिर अल्प वेदना, मतलब अभी जैसे वातो पित्त में ज्यादा वेदनाएं थी, पित्त में दाह था, अभी कफ में कंडू, ये लक्षण बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ वेदना बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी सी ही वेदना होगी इसमें। पांडु वर्ण का स्त्राव होगा, खासकर स्त्राव किस कलर का है, डिस्चार्ज किस कलर का है, इसके ऊपर भी काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। आचार्य सुश्रुत ने कफज योनि व्यापक के जो 4 प्रकार बताए हैं, लाइक अत्यानंदा, अतिचरना, अचरना और कर्णिनी। सुश्रुत आचार्य बताते हैं अत्यानंदा, यानी वुमन सफर्स फ्रॉम दिस डिसीज डज नॉट सेटिस्फाइड विद कॉइटस, मतलब अति अधिक प्रकार से मैथुन करने की इच्छा स्त्री में होती है अत्यानंदा में। अतिचरना में एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर के कारण ही ये मतलब एक प्रकार से कुछ उसमें इनफर्टिलिटी रहती है। अचरना, ये एक्साइटेड हो जाती है, बट ये बहुत ही जल्दी ये हो जाती है, उसके मतलब पति उसके पार्टनर के पहले ही उसमें स्त्राव आने लगते हैं, इसको अचरना कहा है। कर्णिनी, यानी जो कि कफ और रक्त की दृष्टि के कारण एक प्रकार से वहां पर व्रण निर्माण हो जाता है, कर्णिनी योनि व्यापक आचार्य इसको बताते हैं। तो इसमें कभी कभार सूजन भी आती है, शोफ, इंफ्लेमेशन, ये भी एक लक्षण मिलता है। सुप्ति, नमनेस एंड पेन, ये भी एक लक्षण वहां पर देखा जाता है। कई बारी आचार्य इसका कारण अचरना का नॉन हाइजीनिक कंडीशंस भी बताते हैं, जिसके कारण भी योनि में ईचिंग, कंडू, पेन रहता है। इसके साथ साथ ये स्त्राव जो है कई बारी वायु के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या कफ रक्त के दृष्टि के कारण भी प्रोड्यूस हो जाता है।
तो इस प्रकार से आचार्यों ने इसका लक्षण बताया है कि कफज योनि व्यापत है क्या। अभी हम लोग कफज योनि व्यापत की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसको क्या कहें। आधुनिक शास्त्र में कफज योनि व्यापत को वजाइनाइटिस ट्राइकोमोनस इन्फेक्शन के रूप में बताया है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक पीपीटी के माध्यम से भी थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी। कफज योनि व्यापत, तो जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कफज योनि व्यापत की, तो लोकल सिम्टम्स में मैंने अभी बताया था पिच्छिलता, शीतता, कुछ अचानक ठंडा लगना, या फिर कोल्ड, कंडू, अल्प वेदना, अवेदना भी होता है, कभी कभी पेनलेस भी बताया है आचार्य वाग्भट, जिसको पेनलेस भी बताते हैं। वेदना, प्रेजेंस ऑफ पेन, मधुकोशकार बताते हैं कि पेन होगा थोड़ा सा। फिर पेन के को लेकर अलग अलग प्रकार के आचार्यों ने बताए हैं, जैसे पेनलेस बताया है, कभी अल्प वेदना बताया है, कभी अवेदना भी उसमें वो बताते हैं। तो इस प्रकार से ये कफज वजाइनल डिसऑर्डर में देखा जाता है। डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा सा पेन भी इसमें हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक ने ये बताया है कि द वुमन लुक्स पेल इन वजाइनल डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय कफा। कफ के कारण, कफ प्रकोप के कारण या कफज योनि व्यापत में जो स्त्री है वो एकदम से दुबली लग जाती है। Other than this, no other general physical symptoms have been mentioned by Charaka or any other. In spite excessive coldness in the body, two can be considered in this instance, since Ayurveda has followed the method of mentioning only the predominant signs and symptoms and leaving the rest to the inference of the physician. मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कैसी आती है, कफ दोष प्रकोपित हो गया है, कफज योनि व्यापत की कंडीशन है, तो इसमें मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा। कफज योनि व्यापत में द मेंस्ट्रुअल ब्लड विल हैव द बिलो मेंशन्ड फीचर्स लाइक द पांडु वर्ण आर्तवस्त्रा। अभी यहाँ पर पांडु या श्वेत वर्ण, ये कफदोष का एक प्राकृत वर्ण है, तो इसी के चलते आपका जो मेंस्ट्रुएशन होगा वो भी पेल येलोइश कलर का होगा, पिच्छिलता उसमें होगी, स्लिमीनेस, स्टिकीनेस, चिपचिपाहट वाला ये थोड़ा सा होगा, जो रेगुलर में आपको नहीं फील होगा। तो पेशेंट को ध्यान में आता है कि मतलब जो भी हमारा ब्लीडिंग पैटर्न में इसमें बदलाव आया है, कुछ अधिक चिपचिपाहट भरा लग रहा है, अधिक कंडू भी है, इस प्रकार के लक्षण यहाँ पर मिल जाते हैं हमें। आचार्य चक्रपाणी कमेंटर ने भी इसी प्रकार से बताया है। कई बारी ये कफदोष या कफ प्रकोपज जो योनि व्यापत है, इसको कफज अश्रुगदर के नाम से भी जाना गया है। जो अश्रुगदर जो बताया है रक्तपदर, इसमें भी वातज पित्तज कफज प्रकार होते हैं। तो इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होगी, बट ब्लीडिंग या जो स्टेन होगा वो कुछ व्हाइटिश कलर का होगा, बहुत ज्यादा रेड कलर का ब्लीडिंग नहीं होगा। अभी आगे बढ़ते हुए इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या कहे। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसको जो कहेंगे हम लोग, ये एक प्रकार से ट्राइकोमोनस या मोनोलियल वल्वोवजाइनाइटिस। सो यहाँ पर vulvovaginitis and inflammation in the vulva and the vagina of a woman following the infection from the trichomonas or the monolial organisms presents with itching in vagina। तो इस जंतु के संक्रमण के कारण कंडू या इचिंग, ये बहुत ही कॉमन लक्षण मिलता है हमें इस प्रकार के इन्फेक्शन में। अगर बहुत ज्यादा सीवियर, अगर ये कंडीशन बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, तो वहां पर भी कंडू खुजलाने से बार बार योनि में सूजन आ जाएगी और फिर इन्फ्लामेशन होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पेनलेस बताया है। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना कि महर्षि चरक ने अल्प वेदना बताई है, आचार्य वाग्भट ने वेदना रहित बताया है इसको। तो अलग अलग प्रकार के आचार्यों के इसके बारे में कुछ अपने अपने वक्तव्य है, बट मेनली तो पांडुवर्णता होगी, इचिंग तो होनी ही है। बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो खुजलाहट से इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाएगा, फिर इसीलिए कभी कभार माइल्ड पेन भी हो सकता है। सो इसके साथ साथ आचार्य वाग्भट ने एब्सेंस ऑफ पेन बोथ सीम्स टू बी, पर दोनों भी मुझे लगता है कि देखिए इन्फेक्शन खुजली जितना ज्यादा मात्रा में होगी उसके प्रकार से वेदना भी होगी। यहाँ पर ट्राइकोमोनस जो इन्फेक्शन है उसमें कुछ स्ट्रॉबेरी कलर का पैच भी डेवलप हो जाता है, जो कि व्हाइट भी होता है, कभी कभार पांडु या फिर थिक कर्डी डिस्चार्जेस आते हैं, और ये येलोइश प्रकार का भी कुछ इन्फेक्शन इसमें हो सकता है। कभी कभार पेल डिस्कलरेशन भी होता है वजाइनल कैनाल में। तो ये सभी बातों, देखिए आपको वजाइनल सिक्रेशन किस कलर का है ये भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है।
अभी अभी चलते हैं आगे। हमने देखा कि ये एक प्रकार का ट्राइकोमोनालियस इन्फेक्शन ही है। अभी इसकी ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, कफदोष प्रकोपित हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट क्या होगी, कफदोष के गुणों के अपोजिट होगी, यानी ड्राई एंड हॉट रेमेडीज एंड कंफर्ट शैल बी डन। जो भी हम लोग यूज करेंगे ना, वो सारा अधिक मात्रा में रूखा रुक्षता जनित चिकित्सा करनी होगी, क्योंकि स्निग्ध चिकित्सा से कफदोष बढ़ जाएगा। तो रूखी चिकित्सा करनी है और उष्ण गुण की चिकित्सा करनी है। बस्ती देना है प्यूंजेंट हर्ब से मिक्स हुआ काउस यूरिन के साथ, या फिर अलग अलग प्रकार के पेस्ट तिक्त कषाय गुण वाले कुछ पेस्ट्रीज हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। रुक्ष उष्ण चिकित्सा, ड्राई एंड हॉट रेमेडीज इन कफज योनि व्यापत हम लोग करेंगे। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में कभी कभार उष्णता या फोमेंटेशन देना, ये भी हमारा ट्रीटमेंट प्लान रहेगा। तो हमें अभी जंतु इन्फेक्शन मानते हैं, जंतु जनित कंडीशन है, तो कुछ धावन वगैरह भी करेंगे। धावन बेस्ट चिकित्सा है कफज योनि व्यापक में। योनि धावन बहुत ही सुंदर तरीके से काम करता है। इसमें आप कटु गोमूत्र की बस्ती भी दे सकती है, बहुत अच्छे से बस्ती का भी रोल है। कफज वेजाइनल डिसऑर्डर में अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस के साथ आप उसमें बस्ती दे सकती है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बस्ती का भी काम होगा। बस्ती के लिए आप कटु द्रव्य और गोमूत्र बेस्ट है, क्योंकि गोमूत्र उष्ण गुण का है, तो इससे दी हुई बस्ती अधिक अच्छे से काम करेगी। कल का धारण, कल का श्यामातिवृत्त कल का अच्छे से धारण कर सकते हैं, निम्ब कल का धारण कर सकते हैं। निम्बादिवर्ती का बहुत अच्छा रोल है, धातक्यादिवर्ती का भी अच्छा रोल है कफज प्रकार के इन्फेक्शन में। फिर वराह पित्त भावित वर्ती, यानी वराह के पित्त से भावित वर्ती का भी अच्छा रोल बताया है। फिर यव सिद्ध वर्ती, यानी द पेस्ट्री विच इज प्रिपेयर्ड विथ पाउडर्ड बार्ली एंड रॉक साल्ट, क्योंकि साल्ट जो है उष्ण गुण वाला है, ये विलयन कर देगा, और बार्ली रुक्ष गुण वाली है। तो इस प्रकार से रुक्ष उष्ण गुण वाली वस्ती अगर हम देते हैं तो वहां पर जो भी कफ है उसको पिघलने में, डिजोल्व करने में ही अच्छे से काम करेगा। मांस सिद्धवर्ती, यानी पेस्ट्री विच इज प्रिपेयर्ड विद ब्लैक ग्राम, उड़िद ये गुरु है, रुक्ष है, उष्ण गुण के भी है। तो कफ का मतलब कफ को कम करने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको साल्ट के साथ देते हैं, रॉक साल्ट के साथ। पिपलादी वर्ती, पिपली उष्ण गुण की है, तो पिपलादी वर्ती का बहुत अच्छे से रोल होगा। लॉन्ग पेपर, ब्लैक ग्राम, डील सीड्स वगैरह सब कुछ आप ऐड कर इसको देते हैं तो बहुत अच्छे से ये काम करने वाली होगी। तो इसकी ट्रीटमेंट के बहुत अलग अलग प्रकार से इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कल का वर्ती हम मैंने बताई उस प्रकार से आप, या फिर रेडीमेड वर्ती भी मिल जाती है नींब वगैरह की, धातक्यादि वर्ती है, पिपलादि वर्ती का प्रयोग कर सकते हैं। आप कफज योनि व्यापद में अभयारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला गुगुल का, चंद्रप्रभा वटी यहाँ पर अच्छे से काम करेगी। श्वेत प्रदर की चिकित्सा में जो भी सारे कल्प, फिर वो लाइक पुष्यानुक चूर्ण हो गया, कुछ कभी कभार जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पर गुगुल कल्प का भी प्रयोग करेंगे, जो कि छेदन रुक्षण करने के लिए अच्छे से काम करने वाले होंगे। आरोग्यवर्धिनी चलाएंगे। सबसे पहले तो दीपन पाचन कराएंगे। दीपन पाचन के लिए जैसे हमने देखा इसमें रस, रक्त और मांस दृष्टि है, तो आपको रस, रक्त पाचक और फिर मांस पाचक यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। या आप सिंपली आप नींब, फिर मुस्ता और गुरुची का काढ़ा बनाकर भी दीपन पाचन के लिए देंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको परिणाम यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको वहां पर आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं आप चंद्र प्रभावटी और वरुण आदि कषाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि या श्लेष्मल जो भी चिपचिपाहट है, कंडू है, उन सभी के लिए बहुत अच्छे से, ये कंडू के लिए बहुत अच्छा वहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर और एक मैं बताना चाहती हूँ, उदुम्बरादि तेल का पीछू बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। उदुम्बर तेल का पीछू बहुत अच्छे से काम करेगा। योनि धावन तो आप त्रिफला काढ़े से करिएगा, पंचवल्कल काढ़े से कर सकते हैं। यहाँ पर धूपन चिकित्सा भी बहुत सुंदर तरीके से काम करेगी। धूपन के लिए आप कोई भी गुगुल का राड़ है, फिर आरोग्यवधाती चूर्ण का धूपन कर सकते हैं। बृहति कल्क, हरिद्रा कल्क का प्रयोग का आप धूपन कर सकते हैं। अभ्यंतर चिकित्सा में जैसे मैंने बताया, आप त्रिफला चूर्ण, जम्बू, धातकी और लोहितक मूल का उपयोग कर सकते हैं। लघु मालिनी वसंत का अच्छा रोल है इसमें। लघु मालिनी वसंत का भी बहुत अच्छे से काम होगा। लोध्रासो काम करेगा। रसायन भी आपको करना है थोड़ा सा, तो आप पिपली रसायन, स्वर्ण मालिनी वसंत, पुगपाक, पुष्यानुक चूर्ण, दिन में सोना वर्ज करिएगा इसमें। फिर खान पान में भी रुक्ष खाना, मधुर रस वर्ज करिएगा। बाजरे की रोटी, सिंपल वाली सब्जी, ऐसे कुछ आप इसका प्रयोग करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाएंगे।
आप इसके साथ साथ योनि स्राव की चिकित्सा में दारू हरिद्रा, रसांजन, नागरमोथा, ये भी बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं हमेशा बताती हूँ, बनानास का भी बताती हूँ, बनानास के बारे में भी बताऊंगी। योनि स्राव के लिए बनाना यानी केला जो है, केले में मिश्री मिलाकर या मक्खन के साथ उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आंवले की चूर्ण भी आप शहद के साथ देते हैं तो भी ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पर कफज योनि वैपथ के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। आंवले की चूर्ण, आंवला सुंदर काम करता है कफज संप्राप्ति जनित व्याधि में, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकती है। वर्ती, कल्क, पीचू, आप चंदन बला लाक्षादी तेल का, शतपुष्पा तेल का भी पीचू, आपको इसको एज अ वजाइनाइटिस आपको इसको ट्रीट करना है। तो वजाइनाइटिस ट्रीट करने के लिए जो सब कुछ अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वर्ती कल्पना, कल्क कल्पना, धावन आपको बहुत अच्छा है। आपको खान पान में भी कुछ ये करना होगा, वो भी बहुत बड़ा इसका भी रोल बन जाता है। खान पान को लेकर भी आपको उसको सब कुछ बताना होगा, किस प्रकार का आहार वो ले। इसके साथ साथ कुछ जो अलग से कॉम्बिनेशंस है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। जो मैंने आंवले की चूर्ण का बताया था, आप धावन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीछू भी आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। अभी वजाइनाइटिस की बात करते हैं ना, तो वजाइनाइटिस इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइना, इट मे बी ड्यू टू बैक्टीरियल वजाइनाइटिस, इट मे बी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट मे बी ड्यू टू ईस्ट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। कभी कभार नॉन इन्फेक्शियस भी वजाइनाइटिस हो जाता है। कभी कभार जेनेटो यूरिनरी सिम्टम्स या मेनोपॉज, कफज मेनोपॉज में भी इस प्रकार के चिपचिपाहट वाले लक्षण होते हैं, तो भी हम इसको मेनोपॉज के रूप में ही कभी कभार देख लेते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि वो मतलब मेनोपॉज इस प्रकार का हो है क्या, कफजनित लक्षण उसमें है क्या, हमें वो भी हमें देखकर उसके बारे में भी सोचना होगा। इसमें रोहित अकारिष्ट भी अच्छे से काम करने वाला होता है, ये भी एक अच्छा कल्प हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। लघु मालिनी वसंत हो गया, स्वर्ण मालिनी वसंत का भी आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। लोध्र असो, पुष्यानुक चूर्ण, अशोकारिष्ट दे सकते हैं। त्रिफला गुगुल अच्छा है, आरोग्यवर्धनी वटी काम करेगी। आपको कई सारे कषायों का प्रयोग करना होता है, इसमें आरगवत कषाय अच्छा काम करेगा। आरगवधारिष्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसमें फिर निम्बादी तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं पिचू धारण के लिए। फिर निम्बादी कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें आप बहुत सारे कल्प है जो कई बारी हमने श्वेत प्रदत्ती इसमें भी इसका प्रयोग किया है। पंचवलकल वटी, पंचवलकल की मतलब जो काढ़ा बनाकर इसका भी आप धावन करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। पंचवलकल के चूर्ण का आप कल्क के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी वहां पर कुछ अच्छा काम करता है। फिर आपको कई बारी कुष्मांड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, धातु बल बढ़ाने के लिए कुछ रसायन अगर आपको देना है तो इसमें आप कुष्मांड का भी प्रयोग कर सकती है। तो वजाइनाइटिस के रूप में आपको देखना है। बट हाँ, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका डिस्चार्ज कुछ अलग से है तो इस अलग से डिस्चार्ज के लिए आपको वहां पर कुछ इन्वेस्टिगेशंस के साथ भी चलना होगा। वहां पर आपको लाइक पैप्समियर टेस्ट करानी होगी। कई बारी ये भी एक संकेत होता है कर्डी डिस्चार्ज वगैरह है, तो कुछ अलग से कैंसर वगैरह की संप्राप्ति भी वहां पर हो नहीं हो, इसके लिए भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो भी आप सोच कर रखिएगा कि आपको किस प्रकार से वहां पर कुछ अलग से डिस्चार्ज लगता है तो आपको क्या यूज करना है। फिर घरेलू नुस्खे के रूप में आपको यहाँ पर रात में भिगोकर फेनुग्रिक सीड का पानी भी आप यूज कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है डिस्चार्ज के लिए। वजाइनल डिस्चार्ज की क्वांटिटी को देखिए, उसके कलर को देखिए, उसकी कंसिस्टेंसी को देखिए, उसके स्मेल को देखिए। कई बारी कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के कारण भी इस प्रकार से एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज आता है, तो गनोरिया वगैरह कुछ चाइल्डिया इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी हो सकता है। अधिक ज्यादा मात्रा में कंडू है तो कंडू के लिए तो धावन पंचवलकल का सुंदर बताया है, ये बहुत अच्छे से काम भी करेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ गुड बैक्टीरिया यानी खान पान को लेकर भी जो अच्छे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने वाले आहार है उसका भी आपको सेवन करना होगा। लाइक कर्ड है, दही है, छाछ का प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे भी आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, तो मतलब वो भी जरूरी है वहां पर। यहाँ पर एक मैं आपको
जस्ट एक पीपीटी के थ्रू वजाइनल इसकी कलर डिस्चार्ज की एक शेयर करूंगी, जो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आएगा डिस्चार्ज के बारे में। वजाइनल डिस्चार्ज कौन से, इसमें कौन सा प्रकार का डिस्चार्ज हो सकता है, लाइक क्लियर है, डिस्चार्ज क्लियर है तो हेल्दी प्रेगनेंसी या फिर ओव्यूलेशन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इन सभी में ये डिस्चार्ज क्लियर होगा। व्हाइट डिस्चार्ज ये कभी कभार ईस्ट इन्फेक्शन होता है, कभी कभार ये हेल्दी भी हो सकता है। ग्रे डिस्चार्ज है तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस, येलो डिस्चार्ज है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, पिंक डिस्चार्ज है तो सर्वाइकल ब्लीडिंग, वजाइनल इरिटेशन, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, रेड डिस्चार्ज ये मेंस्ट्रुएशन, सर्वाइकल इन्फेक्शन, सर्वाइकल पॉलिप, एंडोमेट्रियल और सर्वाइकल कैंसर से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके आहार में कुछ गार्लिक, सीड्स, नट्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स हो, जो कि आपके वजाइनल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अच्छे बताए गए हैं। इसमें आप वेगीज का इस्तेमाल कर सकती है, जो प्रोबायोटिक है उसका इस्तेमाल करिएगा, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे, लेग्यूम, सोयाबीन, ग्रेन, इसका भी अच्छा आपको उपयोग होगा इसमें, अगर आप इस प्रकार से इसको यूज में लाती है तो आप कभी भी इस इन्फेक्शन को आपको ट्रीट करना है तो जो मतलब उसका नेचर सबसे पहले देखिएगा। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ सर नमस्कार। मैं
यस, सो इस प्रकार से आई थिंक आज हमने कफज योनि व्यापक के बारे में जो भी सारा ट्रीटमेंट मॉड्यूल है इसको हम लोग वजाइनाइटिस के रूप में देखेंगे। टाइकोनोमल वजाइनाइटिस कहिए इसको, एक टाइप का वजाइनल डिस्चार्ज मानिए, या आप इसको कई बार ल्यूकोरिया से, बट ल्यूकोरिया आयुर्वेद में वैसे तो ल्यूकोरिया नाम से कोई डिसीज नहीं है, इट्स लाइक अ सिम्टम। तो कफज योनि व्यापक के लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से आप पीछू, वर्ती धारण, योनि धावन और कल्पों का प्रयोग कर, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा सीरियस कभी बन पाता है, क्योंकि कफज योनि व्यापक के कई सारे केसेस हम लोग मतलब डेली इसको एडवाइस देते हैं और कई सारे केसेस को हमने सॉल्व भी किया है। यस यस, माधुरी जी नमस्कार। उषा जी नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए मैम आपने बहुत अच्छा सिखाया, सब पॉइंट कवर किए। और वैसे वो ट्रीट होते हैं पेशेंट को, तो वाइट पेशेंट ट्रीट होते। कफज योनि व्यापक में देखिए, कफज योनि व्यापक में मेनली क्या है, खाने पे कंट्रोल, एक तो चिकनाहट, तेल और शुगर बंद करना, और कटु, तिक्त, कषाय, उष्ण गुणों का उपयोग करना, और फर्मेंटेड धावन। प्रोडक्ट मैम खाते हैं ना? त्रिफला क्वाथ से भी धावन करेंगे ना, योनि धावन, तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। और बाद में बाकी सारा तो हमारे पास है ही, आप आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, गुगुल, त्रिफला, लघुमालिनी, वसंत, उदुम्बराती तेल का, पीचू का, इतने सुंदर रिजल्ट है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर रिजल्ट है सिंपल ट्रीटमेंट मैं से। तो ये अमृता गुगु, कैशो गुगु, त्रिफला गुगु, सूक्ष्म त्रिफला भी देती हूँ, गंधक रसायन देती हूँ। त्रिफला और फिर बेस्ट है ना, त्रिफला रोशन करने के लिए भी और पोषण दोनों काम करता है। त्रिफला रसायन भी है और त्रिफला ये भी करता है। अशोका, अरिष्ट, लोद्रा सब ये तो रहता Yes, है मैम। अशोका। कभी कभी वो हिमालय का एक टैबलेट है ल्यूकॉल करके भी, वो भी हाँ, काम करता है। मैं तो ये अपना भी घरेलू भी बता देती हूँ कुछ, लाइक मेथी का पानी है, इसमें फेनुग्रीक सीड का है, और फिर इसका भी बहुत अच्छा रोल है। इसमें अम्ल की चूर्ण और शहद से भी अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। अम्ल की चूर्ण, मैं अम्ल की रसायन वगैरह चालू कर। यस, और आप इसमें ना बनाना खाने को दीजिए, बनाना बेस्ट है। मैम कौन सा भी बनाना है, वेलची वाला कि स्पेशल, ये भी सादा भी चलेगा? जी, वेलची बनाना कि सादा भी बनाना चलेगा? सादा बनाना, सादा बनाना आप शहद के साथ, सादा बनाना आप मिश्री और इलायची डालकर खाते हैं तो बहुत सुंदर रिजल्ट मिल जाते हैं। खास ये आचार्य योग रत्नाकर ने, मैंने श्वेत पदर के ऊपर काफी सारे सेशंस किए हैं, 3-4 अच्छा। तो सेशंस हुए हैं। मैंने योग रत्नाकर से भी श्वेत पदर को पढ़ाया है, संहिताओं से पढ़ाया है, और अलग से सेशन सारे हुए हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये विषय हमने बार बार चर्चा किया है। मैम ये सर्विसाइटिस फिर किस में आएगा? ये वजाइनाइटिस आप बोल रहे थे, सर्विसाइटिस हाँ, किस में आएगा? सर्विसाइटिस को हमने पित्तज में रखा है, सर्विसाइटिस पित्तज योनि व्यापक में आएगा। और वो सर्वाइकल इरोजन वो भी पित्तज में ही आएगा? हाँ, इरोजन को हमने इसमें रखा था, लाइक वातज में। यस, सर्विसाइटिस के भी आते हैं पेशेंट बहुत आते हैं सर्विसाइटिस के भी, क्योंकि वहां पे आइटिस यानी सूजन पाक है ना, तो वो हाँ। पित्त में चला जाएगा। यस, अच्छा। या और अभी यहाँ पे कफज में लाइक एक प्रकार का ट्राइकोमोनस इन्फेक्शन मानिए इसको, या वजाइनाइटिस कहिए, ये बहुत टाइप। रहता है, यस अंडू रहता है। यस, कंडू रहता है ना इसमें कभी मेनली। कभी लेबिया मेजोरा पे वो ना दाने आते, तो मैं अलॉन्ग विथ बोलते ना ऑइंटमेंट चरक का, फार्मा का रहता है ना, टैक्टिन ऑइंटमेंट या फंगी विन करते रहते हैं आयुर्वेद, वो भी अच्छा, लगाने देना पड़ता है मैम। बाहर भी खुजली आती है ना उसको, की वजह से, यस यस, डिस्चार्ज के वजह से अनहेल्थ। हाँ है। इसमें ना कभी कभार कुनपगंदी या कुछ आ, अलग से बदबू अगर आती है, देखिए बदबू है, डिस्चार्ज का कलर बदल जाता है, तो आपको, और एज आपकी अगर 40 के अराउंड है, 35 भी है, तो आपको वहां पर टेस्ट करानी होगी, पैप स्मीयर कराना होगा आपको। ठीक है, यस मैम। तो आई थिंक आज के सत्र में हमने इस प्रकार से कफज योनि व्यापक एवं वजाइनाइटिस की चिकित्सा के बारे में पढ़ा है। और मुझे आशा है कि आपको ये पूरी जो भी हमने अभी आज डिस्कशन किया, इस सभी को आपने अच्छे से समझ लिया है। किसी का कुछ सवाल हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए रुकते हैं फिर। ठीक है, फिर नमस्कार। कल के इसमें और अलग से अलग विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू, नमस्कार।